प्रिय छात्राओं, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और घर में रहो, सुरक्षित रहो। क्योंकि कोरोना नामक महामारी तो हमारे देश में क्या पूरे विश्व में फैली हुई है। इसके कारण हम एक दूसरे से कॉलेज में संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो शिक्षा का माध्यम है वो ऑनलाइन क्लासेज के रूप में कर दिया गया और इसीलिए आज मैं सीमा मीणा, सहायक आचार्य, गौरी देवी राज के महिला महाविद्यालय आपको आपका जो एमए उत्तरार्ध का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है प्रेमचंद, मैं उसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पर प्रेमचंद की किसी भी रचना या किसी कहानी या उपन्यास को पढ़ने से पहले हम जब प्रेमचंद के जैसे उपन्यास हमारे उसमें गबन और रंगभूमि लगा हुआ है, तो उनके बारे में जानने से पहले हमें उपन्यास परंपरा यानी कि उपन्यास कब लिखे गए थे, पहला उपन्यास कौन सा था और प्रेमचंद से पहले किस तरह के उपन्यास लिखे गए थे, उनका मतलब उस समय कैसा था, उनका विषय क्या होता था, तो इस बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो उसी आज हमारा जो व्याख्यान है उसी पर आधारित है। तो हिंदी उपन्यासों का आरंभ 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। हिंदी का जो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, वो 1882 में के लगभग लिखा गया था। इसके जो लेखक हैं वो श्रीनिवास दास थे। देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता 1890 में प्रकाशित हुआ। गोपाल राम गहमरी और कार्तिक प्रसाद खत्री ने इसी समय के आसपास बंगला की छाया लेकर कई उपन्यास लिखे। सन 1898 में किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की, जिसमें गोस्वामी जी के प्राय 65 उपन्यास छपे। दूसरी भाषाओं के मासिक पत्रिका छपने लगी। उपन्यासों के प्रति लोक रुचि अधिक थी। परंतु अनेक वर्षों तक हिंदी उपन्यास का स्वरूप स्पष्ट न हो सका। लेखकों के सामने कोई निश्चित लक्ष्य न था। उपन्यास की कोई निर्धारित प्रणाली या रूपरेखा भी न थी। अनेक प्रकार के प्रयोग हो रहे थे। सभी लेखक अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार उपन्यास रचना कर रहे थे। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदी में उपन्यास लेखन की कोई पूर्व परंपरा न थी। केवल कुछ बातें इन उपन्यासों में समान थी। एक समानता यह थी कि सभी उपन्यास खड़ी बोली गद्य में लिखे जा रहे थे, जो उस समय तक साधारण व्यवहार की भाषा बन चुकी थी। क्योंकि आधुनिक रीतिकाल तक तो पदात्मक भाषा थी, यानी पद में लिखे जाते थे। गद्य की जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, वहाँ से ही गद्य की बोली शुरू, यानी खड़ी बोली गद्य शुरू होता है। दूसरी समानता यह थी कि इन सभी उपन्यासों में कोई क्रमबद्ध कहानी रहा करती थी। वह कहानी कभी कल्पित होती थी, यानी काल्पनिक, और कभी वास्तविक, कभी उपदेशात्मक या मनोरंजक, कभी सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या पौराणिक। तीसरी समानता वर्णन की थी। प्रत्येक उपन्यास में घटनाओं, चरित्रों तथा उनसे संबंधित वस्तुओं का ऐसा वर्णन किया जाता था कि पाठक का मन उसमें अपने आप ही रमता चला जाता, जिसमें अस्वाभाविकता कहीं दिखाई नहीं देती थी। आगे चलकर हिंदी उपन्यास के स्वरूप में स्थिरता आई और उसकी निश्चित रूपरेखा निर्धारित हुई। यहाँ प्रश्न उठता है कि हिंदी उपन्यास के स्वरूप निर्माण में विदेशी उपन्यास कला का क्या स्थान है। एक और स्वतंत्र स्वरूप ग्रहण करने में विदेशों से कहाँ तक प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो इसमें संदेह नहीं कि आज का हिंदी उपन्यास विदेशी उपन्यास के साथ मैत्रिक संबंध रखकर चल रहा है। विषय और शैली दोनों में समानता पाई जाती है। यद्यपि यह स्वीकार करने में आपत्ति होनी चाहिए कि विदेशी उपन्यास, विशेषतः अंग्रेजी उपन्यास, हिंदी उपन्यासों की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध और समुन्नत हैं। आज के हिंदी उपन्यास लेखक अपनी स्वतंत्र सत्ता की रक्षा करते हुए विदेशी उपन्यास में प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय देश काल का स्वतंत्र और मौलिक चित्रण करते हुए शैली और विचारधारा में पश्चिमी प्रभाव की झलक नवीन लेखकों में देखी जा सकती है। उपन्यास की कला सृष्टि मध्यम वर्ग के सामाजिक उत्थान की समकालीन है। वह युग अंग्रेजी साहित्य के गद्य के विकास का था। सार्वजनिक शिक्षा, प्रसार और प्रेस की सुविधा हो जाने से साहित्यिक कृतियां जन समाज की वस्तु बनने लगी थी। काव्यगान करने वाले चारणों का स्थान गद्य में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र लेने लगे थे। कल्पना और भावना के स्थान पर बुद्धि और विचार की प्रतिष्ठा हो रही थी। काव्य रचना का स्थान समाज के दैनिक जीवन का चित्रण ले रहा था। कवि के सामने जीवन की अनुभूति रहती है। उस अनुभूति को प्रेरित करने वाला जीवन का स्थूल चित्र कवि के पीठ पीछे ही रहता है। इसके विपरीत उपन्यासकार और गद्य लेखक के सामने
जीवन और समाज का स्पष्ट चित्र रहता है, उसी को अंकित करना और उसी के माध्यम से जीवन संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना उपन्यासकार का काम होता है। यानी समाज में जो देखा जाता है उसका यथार्थ चित्रण कर देना। काव्य अधिकतर कवि की भावों की अभिव्यक्ति है। उपन्यास जीवन और समाज के व्यक्त रूपों और घटनाओं का चित्रण, यानी जीवन में यानी हमारे समाज में जो भी घटित होता है उपन्यास में उसका चित्रण दिखाई देता है। कहा जाता है ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो साहित्य समाज में जो कुछ भी देखा जाता है साहित्य में उसी का वर्णन होता है। जीवन की व्याख्या कवि भी करता है और उपन्यासकार भी, परंतु एक में वह व्याख्या अनुभूति के माध्यम से होती है और दूसरे में सामाजिक चित्रणों के माध्यम से होती है। सन 1882 से लेकर 1915 तक हिंदी उपन्यास का आरंभिक और संक्रांति काल रहा है। इस काल के प्रतिनिधि उपन्यासकारों लेखकों में देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी और ब्रजनंदन सहाय के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से खत्री जी के उपन्यास घटना प्रधान, मनोरंजक और कौतूहलवर्धक कहे जा सकते हैं। उनके उपन्यासों का विधान तिलिस्म और जासूसी के उन प्रयोगों को लेकर किया गया जो पिछले समय के जागीरदारों और सामंतों के क्रीड़ा विलास के परिचायक हैं। यद्यपि इन उपन्यासों में असंभव घटनाओं का योग है, परंतु साथ ही घटनाओं के योजना कौतूहल की वृद्धि करती है, जिसमें पाठकों का मन रमता है। नायक और नायिकाएं यद्यपि राजकीय वर्गों से लिए गए हैं, परंतु उनका जो चरित्र निर्माण है वो प्रेम और वीरता के स्वच्छंद प्रसंगों को लेकर ही हुआ है, जिसमें उनमें जनसाधारण के लिए भी आकर्षण आ गया है। श्री किशोरीलाल गोस्वामी के पात्र और चरित्र मध्यम वर्गीय समाज के प्रतिनिधि हैं, यद्यपि उनका चित्रण सामाजिक वास्तविकता पर न होकर परंपरागत प्रेम पद्धति की भूमिका पर ही हुआ है। गोस्वामी जी ने ऐतिहासिक, सामाजिक, गृहस्थिक और काल्पनिक सभी प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, परंतु सबके मूल में प्रेम चर्चा ही प्रधान रूप में आई। रीतिकाल की नायक नायिका चर्चा का यथेष्ट प्रभाव उनके उपन्यासों में दिखाई देता है। तीसरी श्रेणी में ब्रजनंदन सहाय के उपन्यास हैं, जिनके उपन्यास में सुदृढ़ कथा सूत्र के बदलते गीतिकाओं का सूक्ष्म भावना तंतु भी अधिक रहता है। ऐसे उपन्यासों में कथा की धारा अटूट नहीं रह पाती, घटनाओं की विरलता हो जाती है, भाषा की अलंकारिकता, लंबे लंबे भावों की खींचतान और भावात्मक उद्गारों की भूल भुलैया में पाठकों को खो बैठता है। इस नवनिर्माण के बीच कोई उपन्यासकार किसी पौराणिक या सामाजिक कथानक का आधार लेकर कोई उपदेशात्मक कृति प्रस्तुत कर देता था और कभी कोई भावुकतापूर्ण रचना सामने आ जाती थी, परंतु सामाजिक प्रकृति और जीवन की वास्तविकता में बैठकर उसके यथार्थ और प्रभावशाली चित्र हमारे आरंभिक उपन्यासकार अधिक मात्रा में नहीं दे सके। तब तक रीति के साहित्यिक संस्कार बने हुए थे और नवीन सामाजिक चेतना का उदय नहीं हुआ था। हिंदी उपन्यास में नए युग का निर्माण करने में अंग्रेजी और बांग्ला आदि से किए गए अनुवादों का भी कुछ कम हाथ नहीं है, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि उन दिनों अंग्रेजी के साहसिक, जासूसी और प्रेम चर्चा प्रधान उपन्यासकारों का जितना अनुकरण हुआ उतना सांस्कृतिक और सामाजिक उपन्यासकारों का नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक लोक रुचि का परिमार्जन हिंदी में नहीं हो पाया था, अच्छी कृतियों का बाजार नहीं था। यह भी संभव है कि अंग्रेजों की श्रेष्ठतम उपन्यास तब तक इस देश में प्रचलित ही नहीं हो पाए थे, तभी तो लंदन रहस्य और लैला जैसे साहसिक और प्रेम चर्चा प्रधान उपन्यास ही अनुवाद के योग्य समझे गए। उपन्यासों के इस निर्माण और अनुवाद के आरंभिक युग को पार करते ही हम हिंदी उपन्यासों के उस नए युग में पहुंचते हैं जिसका शिलान्यास प्रेमचंद ने किया और जिसमें आकर हिंदी उपन्यास एक सुनिश्चित कला स्वरूप को प्राप्त कर अपनी आत्मा को पहचान सका तथा अपने उद्देश्य से परिचित होकर उसकी पूर्ति में लग सका। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद के उपन्यास। प्रेमचंद ने यानी किस तरह से प्रेमचंद धनपत राय से, नवाब राय से प्रेमचंद बने और किस उनके जो उपन्यास हैं उनमें जो आदर्शवादी पहले आदर्शवादी थे, उसके बाद यथार्थवादी, उनके आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हुए उनके उपन्यास। तो किस तरह के उन्होंने उपन्यास लिए, समाज में से उन्होंने जो विषय है
वो समाज में से लिया, तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ जो थी जिन्होंने उनको प्रेरित किया और जिसकी वजह से उन्होंने अपने या ऐसे जो युगांतकारी जो उपन्यास हैं उनकी रचना की। तो कल हम इसी पर चर्चा करेंगे। तब धन्यवाद, बाय।